गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक, जो कि एक वैज्ञानिक थे, पाया कि इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने क्या करा, कार की एक पतली काट ली और उसका अवलोकन किया। उस पर उन्होंने पाया, रॉबर्ट हुक ने, कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी जो संरचना है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कार्क क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो किससे प्राप्त होता है? आपका वृक्ष की छाल से। ठीक है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। सन 1665 में हुक ने क्या करा? इसे स्वनिर्मित, खुद से बनाए हुई एक सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका का, जो प्रकोष्ठों ने क्या कहा रॉबर्ट हुक ने, उसने कहा कि ये तो कोशिका नाम दिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कैमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ऊपर की हम अगर घटना देखें तो वो बहुत छोटी और अगर तुम्हें अर्थहीन लगती है, लेकिन जो विज्ञान के इतिहास में वो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। सजीव किससे बनते हैं? सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, कि जो सजीव होते हैं वो किससे बनते हैं। तो आप क्या कीजिए कि प्याज का एक टुकड़ा लीजिए। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से भीतरी झिल्ली उतार सकते हैं। वो क्या कर रहा है? प्याज का आपने एक छोटा टुकड़ा लिया, ठीक है, तो चिमटे की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? प्याज की जो अवतल सतह होती है यानी भीतरी, तो हम क्या कर सकते हैं? उससे झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले गिलास में रख लेते हैं। जैसे हमने उसमें से झिल्ली उतारी, उसे हमने पानी के गिलास में रख लिया। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। इससे क्या होगा? जो झिल्ली होगी वो मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली में क्या करें? अब ये कह रहा है कि हम जो है वो इस झिल्ली में क्या करेंगे? एक कांच की स्लाइड लो। क्या करेंगे हम? कि एक कांच की स्लाइड लेंगे, इस पर पानी की एक बूंद डालेंगे। हम क्या करेंगे? एक कांच की स्लाइड ले ली और उस पर क्या करा? पानी की एक बूंद डाल दी। अब वॉच गिलास में रखी झिल्ली के इस टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। अब क्या करा हमने? वॉच गिलास लिया, उसमें रखी झिल्ली के इस टुकड़े को हमने किस पे रख दिया? इस स्लाइड पर रख दिया। ठीक है। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। यह हमें जरूर देखना है कि जो झिल्ली होगी वो एकदम सीधी होगी। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? पतला पेंट ब्रश ले लें तो वो इस झिल्ली को स्लाइड पर टिकी रहे, इसमें आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सैफ्रामाइन की डालो। अब हम क्या करेंगे? इस पर एक बूंद डालेंगे सैफ्रामाइन की और इस कवर को स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आए। ठीक है। कवर जो है वो स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें कि इसमें जो है वायु के बुलबुले ना आने पाएँ। अपने अध्यापक से सहायता लें। अपने अध्यापक से क्या कहें? कि सहायता लीजिए। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थाई स्लाइड बनाई है। उसने क्या करा है? जो प्याज की झिल्ली होती है उसकी अस्थाई मतलब स्थाई नहीं है, स्टेबल नहीं है, एक ही जैसी नहीं रहेगी, एक स्लाइड बना दी है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। देखो ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यहाँ सबसे ऊपर है नेत्रिका लेंस, देन प्रारंभिक समायोजन, देन सूक्ष्म समायोजन, देन भुजा, ये भुजा इसकी, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये है अभिदर्शक लेंस, फिर मंच, गुणिपेच, दर्पण, आधार,
संग्राही, सूक्ष्मदर्शी स्लाइड क्लिप, ढेर नलिका। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? जो आपने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी, क्या उसे आप कागज पर खींच सकते हैं या दिखा सकते हैं? तो देखो इसमें ये जो बिंदु है ना, ये तो हो जाते हैं केंद्रक, और बाकी क्या हो जाती हैं? कोशिकाएं। तो ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हो गई। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं कि क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न, मतलब हम क्या देखेंगे? एक समान संरचना देखेंगे या भिन्न भिन्न। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, मतलब जो संरचना हम देखेंगे ना प्याज की झिल्ली के विभिन्न विभिन्न टुकड़ों से, वो सभी एक जैसी दिखाई देंगी। ठीक है, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? सभी मिलकर बड़ी संरचना, जिसे हम बोलते हैं सल्ककंद, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती हैं। इस क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है। जो प्याज की झिल्ली की कोशिका है वो क्या है? एक समान। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। ये क्या है? जो छोटी छोटी संरचना हम देख रहे हैं, ये आपकी सल्ककंद प्याज की क्या है? मूलभूत इकाई। इन संरचनाओं को कोशिका भी कहते हैं। ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं हम अपने आसपास देखते हैं, वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। ना केवल प्याज लीजिए, और भी जीव जंतु जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो चुका। अब क्या हुआ था? आवर्धक लेंस की जब खोज हुई थी उसके बाद हुआ था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो गया। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव, ठीक है, जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इस समय यह पता चला कि एकमात्र कोशिका ही स्वयं में क्या हो सकती है? एक संपूर्ण जीव भी हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं अमीबा, फिर क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? एक कोशिक जीव। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। अब इसके अलावा क्या होता है? जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें अनेक कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? मिलकर क्या करती हैं? विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फजाई, कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ एक कोश के जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोश के जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ। मतलब जो प्रत्येक बहुकोशिक जीव था वो एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। अब पूछिए कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। तो कोशिका क्या होती है? जब विभाजित होंगी तो फिर से अपनी जैसी ही कोशिका बनाएंगी। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। क्या होता है? कोशिका जो होती है वो नहीं, पहले की जो कोशिका होती है उससे ही उत्पन्न होती रहती हैं। अब इसके बारे में पढ़िए। कोशिका का सबसे पहला पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका का सबसे पहला पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। और बच्चों ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है, यही वाला कंप्लीट। ठीक है, ये पूरा नोट कर लेना इसे। कोशिका का सबसे पहला रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उसने क्या करा? कोशिका को कार्क की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अब जो था ल्यूवेनहक, उसने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ल्यूवेनहक जो था उसने 1674 है ना ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया।
जो रॉबर्ट ब्राउन था उसने सन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। जे.ई. पुराकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। तो जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जे.ई. पुराकंज ने। कब दिया था? 1839 में। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडिन तथा टी श्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में पता लगाया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत कोशिक इकाई हैं। ठीक है। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। कोशिका पूर्ववर्ती, ठीक है, उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने क्या बताया कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। और सन 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। कहाँ थे यहाँ पर? तो देखो बच्चों, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का पता लगाया। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665 कोशिका, ऐसे नोट कर लेना। फिर क्या था? ल्यून वेन हक ने 1674, ल्यून वेन हक 1674 उन्नत सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। देन रॉबर्ट ब्राउन, उसने क्या करा? 1831 में कोशिका केंद्रक का पता लगाया। ठीक है, किसका पता लगाया? कोशिका केंद्रक का। उसके बाद जे.ई. पुराकंज ने 1839 में जीव द्रव्य नाम दिया। जे.ई. पुराकंज ने क्या करा? 1839 में जीव द्रव्य नाम दिया। फिर थे आपके एम स्लीडन, जो एम स्लीडन थे 1838, और टी श्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। ठीक है। उसके बाद 1855 विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। और क्या कहते हैं, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो चुका है। समझना मतलब 1940 में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद। ठीक है। अब क्रियाकलाप, हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलार्ग अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली को अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। तो आप यह बना के देखना एक बार। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? क्या जो सभी कोशिकाएं हैं वो आकार की दृष्टि से और आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई दे रही हैं? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? ये भी देखिए। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? अब क्या होता है, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। जो कुछ जीव होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखो। ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, जैसे चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका। ये सब क्या हैं? कोशिकाएं। इनका फिगर बनाना है आपको अपनी कॉपी में। ये सब कोशिका जो दे रखे हैं मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। अब कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जो कोशिकाओं की आकृति होती है और उनके जो विशिष्ट आकार होते हैं वो उनकी विशिष्ट कार्यों के अनुरूप ही होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं। कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? अपना आकार बदलती रहती हैं। जैसे एक कोश की अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग इस तरह रहता है और कुछ जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है? कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहेगा और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। और जो हर प्रकार की कोशिका होती है उसके लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जो प्रत्येक जीवित कोशिका होते हैं उसमें कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि
शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। इस प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिका में क्या होता है? श्रम विभाजन। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो कोशिकांग किसे बोलते हैं? प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। क्या करता है? जैसे कोशिकाओं में नए पदार्थ का निर्माण करेगा। कोशिकांग क्या करेगा? जैसे आप वो करेगा कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, जो बेकार पदार्थों से बाहर निकालेगा और नए पदार्थों को बनाएगा। इन कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिका मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। कोशिका की खोज किसने और कैसे की? पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, नोट कर लो। कोशिका की जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? आपको ये भी करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में मुझे दिखाने हैं। अब आपका कोशिका किससे बनती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? देखिए, हमने देखा कि कोशिकाओं में विशिष्ट घटक होते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि कोशिका में जो होते हैं वो विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका कैसे संगठित होती है? अब हम कह रहे हैं कि कोशिका जो है वो कैसे संगठित होती है। यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। यदि हम कोशिका का अध्ययन जो है वो सूक्ष्मदर्शी से कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण, जैसे प्लाज्मा, झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारंपरिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। तो कोशिका के जो अंदर है होने वाली समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक जो क्रियाएं हैं वो इन्हीं गुणों के कारण संभव है। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे भारी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। देखो, प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली ये क्या होती है? कोशिका की सबसे भारी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। जो प्लेज्मा झिल्ली होती है वो कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ये क्या करती है? अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है कोशिका झिल्ली को, इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं हम? आपका वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, वो क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है जिसका निष्कासन आवश्यक कोशिका में एकत्रित हो जाती है। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे जो CO2 है वो जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका जो निष्कासन होता है वो आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जो कोशिका का बाह्य पर्यावरण होता है उसमें जो CO2 की सांद्रता होती है वो कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। बाह्य पर्यावरण में जो CO2 की सांद्रता होती है वो कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है? कम
जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, जैसे जो कोशिका के अंदर है और जो कोशिका के बाहर है उसकी सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 बाहर से कोशिकाओं में विसरण द्वारा चली जाती है। उसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 जो होती है वो बाहर से कोशिकाओं में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः क्या होता है कि कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का जब आदान प्रदान होता है तो उसमें विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जो जल होता है वो विसरण के नियमों के अनुकूल क्या करता है, आपका व्यवहार। जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब जो जल के अणुओं की जो गति होती है जब वो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण। प्लेज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। जो प्लेज्मा झिल्ली होती है उसमें जो जल की गति होती है वो जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जो परासरण प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जल के अणु वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यह कोशिका को तनु विलियम वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विचलन को हम क्या बोलेंगे, अल्प परासरण दाबी विलयन। यह कोशिका को तनु विलयन माध्यम अथवा जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो क्या होगा जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, अल्प परासरण दाबी विलयन। बच्चों ये वाली डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। क्या है, अल्प परासरण दाबी विलयन। इसमें क्या होता है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम, ठीक है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा रखें तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर क्या होगा, एंटर कर जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करते हैं। जो जल के अणु होते हैं वो कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। जो कोशिका के अंदर जो जल जाता है वो ज़्यादा जाता है और जो कोशिका के बाहर जल आता है वो उसकी अपेक्षा कम आता है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया। इससे कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। और यदि कोशिका को हम ऐसे माध्यम विलयन में रखें जिसमें जो बाह्य जल की सांद्रता है वो कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपराश्रयी विलयन बोलते हैं। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समपराश्रयी विलयन। तो ये वाली भी डेफिनेशन आपको लिखनी है और मुझे दिखाना है जल्दी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, समपराश्रयी विलयन।
जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता रहता है। जो जल होता है वो कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। जो इस प्रकार व्यापक रूप से जल की इकाई को कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के मापन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना जल अंदर गया अगर उतना ही बाहर आ जाए तो कोशिका के मापन में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो, जो कोशिका का है बाहर वाला विलयन वो अंदर के घोल से क्या हो, अधिक सांद्र, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर यदि कोशिका के जो बाहर वाला विलयन है वो अंदर के घोल से ज़्यादा सांद्र है तो जल क्या होगा, परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, अति परासरण दाबी विलयन। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल जो है वो अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। अब क्या होता है बच्चों क्रियाकलाप में, अंडे से परासरण करना हो, अंडे को तनु हाइड्रोलिक अम्ल में डालिए और उसके कवच को हटा दीजिए। इस कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखिए और 5 मिनट के बाद इसका क्या कीजिए, अवलोकन। आप क्या देखेंगे, अंडा फूल जाएगा क्योंकि परासरण द्वारा जल जो है वो अंडे के अंदर चला जाता है। इस प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखा जाता है और 5 मिनट तक उसका अवलोकन किया जाता है। ठीक है, अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों, जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, इसलिए अंडा सिकुड़ जाता है। क्योंकि नमक का घोल क्या होता है, अधिक सांद्र, जो अधिक सांद्र होगा उसके साथ ही क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5.4, सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रख दिया और कुछ समय के लिए क्या करा, छोड़ दिया। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। जब उन्हें जल में रखा गया तो वह जल ग्रहण करके फूल गईं। जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वह जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गईं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अब क्या होता है, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल को अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण में पोषण ग्रहण करने की सहायता करता है। देखो, जो विसरण क्या करता है, कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। तो विसरण द्वारा एक चीज़ और भी होती है, क्या होती है, कोशिका से विभिन्न अणुओं जो होते हैं वो अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, आपको विसरण के ना 2 या 3 कार्य लिखने हैं अपनी नोटबुक में, वो आप इतने में से लिख सकते हो। और अब आप मुझे लिख के दिखाओगे विसरण के 2 या 3 कार्य कि वो क्या कार्य करता है, उसका क्या रोल है, ठीक है, क्या भूमिका है उसकी। प्लेज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। जो प्लेज्मा झिल्ली होती है वो कैसी होती है बच्चों, लचीली, और किससे बनी होती है, वो कार्बनिक अणुओं से जैसे लिपिड और प्रोटॉन। ठीक है, प्लेज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो प्लेज्मा झिल्ली होती है उसकी रचना हम किससे देख सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में
कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अन्य पदार्थ ग्रहण करने की सहायता करता है। ठीक है, अपनी इसी प्रक्रिया को एंडोसाइटिस्ट कहते हैं। तो एंडोसाइटिस्ट क्या होता है? कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन होता है वो एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें कोशिका के जो बाह्य पर्यावरण होता है उससे वो क्या करता है? अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटिस्ट कहते हैं। कोशिका भित्ति, अब देखो इसमें आपको क्या करना है? विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करेंगे। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा भी करेंगे। दूसरा, ये दो क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। पहला, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर और बाहर जाते हैं, इस पर चर्चा करनी है। प्लेज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ठीक है, तो बच्चों आज आपको क्या क्या करना है? पहले तो आपको ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फिगर बनाना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, सेकंड आपको ये बताना है, हाँ, आपको ये प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का भी चित्र बनाना है। उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है पूरा और अच्छे से। देन फोर्थ, आपको ये दो क्वेश्चन लिखने हैं। कोशिका की खोज किसने की और कैसे की, और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये लिखना है, कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ये जो आपने ऊपर पढ़े थे यहीं आपको आंसर मिल जाएगा। और बच्चों ये प्लेज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में लिखना है आपको। ज़्यादा बड़ा नहीं, डेफिनेशन मतलब आपको ये मान लीजिए जितना आप छोटा लिख सकते हो उतना छोटा लिखिए, लेकिन लिखा कंप्लीट होना चाहिए। कोशिका भित्ति के बारे में ये यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। क्रियाकलाप मत लिखना, या पदार्थ संकुचित तक है ये लिख देना यहाँ तक। केंद्रक के बारे में आपको बताना है। अच्छा, यहाँ तो मैं भी आया नहीं बच्चों। ठीक है, तो आपको इतना करके लाना है अपनी नोटबुक में और मुझे सेंड करना है। ठीक है बच्चों, जय माता दी, गुड नाइट। जय माता दी बच्चों।